Good morning children, once again to the channel Bio Classes. This is the second lecture of the topic environmental issues. First topic we have already discussed. In that we discussed about air pollution. Air pollution के बारे में हमने पढ़ा था. फर्स्ट टॉपिक जो था इसका environmental issues का. इसके अंदर एयर पॉल्यूशन के क्या कॉजेज़ हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मेजर्स क्या हैं और कौन से एक्ट्स हैं, केस स्टडी, ये सब हमने एयर पॉल्यूशन में पढ़ा था. आगे हमें पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर एनवायरमेंटल इश्यूज़ का पॉल्यूशन से. वाटर पॉल्यूशन बहुत ही नुकसानदायक है. क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि हमारी बॉडी 97% ऑफ द बॉडी हमारी वाटर से ही बनी हुई है. इसलिए वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, ये इसका जो पॉल्यूशन है अगर है तो दैट अकाउंट्स मोस्ट इन द ह्यूमन हेल्थ. इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया ईयर 1974 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जिससे कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके. 0.1% अगर इम्प्योरिटी भी पानी में होती है तो दैट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन हेल्थ. अगर 0.1% इतनी कम अगर इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए अनफिट है, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. इम्प्योरिटीज़ किस तरह की हो सकती हैं? इम्प्योरिटीज़ सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं, जैसे कि सैंड हो, सिल्ट हो, मिट्टी हो किसी भी तरह की, या कोलॉइडल मटेरियल्स हैं. सस्पेंडेड सॉलिड्स को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड. कोलॉइडल मटेरियल और डिज़ोल्व मटेरियल, इनको ही निकालना वाटर में से ये एक प्रॉब्लम का काम होता है. कोलॉइडल मटेरियल में क्या होते हैं? फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स, जो बहुत छोटे फाइन फाइबर्स होते हैं क्लॉथ और पेपर के, ये कोलॉइडल मटेरियल में आते हैं. डिज़ोल्व मटेरियल में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारे किस में आते हैं? डिज़ोल्व मटेरियल में. जब हम प्यूरिफाई करते हैं वाटर को तो हम BOD को कम करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब पहले इसके बारे में हम जान लें ये BOD होता क्या है. BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैसे कि वाटर बॉडी में बहुत सारा वेस्ट है. जब बहुत सारा वेस्ट है उसमें, तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी प्रेजेंट होगा, और ऑर्गेनिक वेस्ट जब प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया और फंगस उसको डिग्रेड करेंगे. जनरली एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस इसको डिग्रेड करते हैं. तो ऑर्गेनिक वेस्ट अगर पानी में है तो एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस इसको डिग्रेड करेंगे. जब एरोबिक फंगस और बैक्टीरिया डिग्रेड करें, एरोबिक मतलब क्या हुआ? वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा. कहाँ से ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा? वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेगा. तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया तो ऑक्सीजन वाटर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इन शॉर्ट DO भी लिखते हैं. तो DO, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वाटर में कम हो जाएगा. जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे कि ये वेस्ट को, ये बैक्टीरिया और फंगस जो है वो वेस्ट को डिग्रेड कर सके. क्या बढ़ गई? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई. इसी ऑक्सीजन डिमांड को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इन शॉर्ट BOD. तो अगर वेस्ट बढ़ा मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़े, ऑर्गेनिक मैटर बढ़े मतलब कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया फंगस को चाहिए ऑक्सीजन. तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गया. जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई. मतलब क्या बढ़ गया? BOD की वैल्यू बढ़ गई. ठीक है, तो ये समझ में आया. तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? बैक्टीरिया और फंगस बढ़ेंगे, DO कम होगा और BOD बढ़ जाएगा. इस BOD की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो एक टाइट्रेशन मेथड टाइप का मेथड होता है जिससे हम की BOD की वैल्यू निकालते हैं. अब एक ग्राफ
यहाँ पे दिया हुआ है, पहला ग्राफ देखिए ब्लू और रेड कलर से जो दिया हुआ है। रेड कलर ये डिनोट कर रहा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को और ब्लू कलर डिनोट कर रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। शुरू में जब सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, जब सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या बढ़ा हुआ है, आपका रेड कलर बढ़ा हुआ है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ी हुई थी। जब सीवेज डिस्चार्ज हुआ तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो गई, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जा रही है। जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, बीओडी की वैल्यू बढ़ गई, ब्लू कलर वाला ग्राफ बढ़ गया, बीओडी बढ़ गया और डीओ कम हो गया, पीक पे पहुंच गए ये। उसके बाद जब फ्रेश वाटर आया वहाँ पे, क्लीन वाटर अगर आ गया वहाँ पे, जब क्लीन वाटर आ जाएगा तो क्या होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ने लगेगी और बीओडी की वैल्यू कम होने लगेगी। मतलब कि जितना साफ पानी होगा बीओडी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी या कम होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो बीओडी की वैल्यू कम होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा तो बीओडी की वैल्यू ज़्यादा होगी। बीओडी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। ये इसको ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे सेकेंड ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, ये कुछ नेक्स्ट स्लाइड में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं बीओडी की। अगर पॉल्यूशन लो होता है तो बीओडी की वैल्यू 1500 मिलीग्राम पर लीटर, मीडियम है तो 1500 से 4000 मिलीग्राम पर लीटर, हाई है तो 4000 से ज़्यादा मिलीग्राम पर लीटर। डीओ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इफ़ इट इज़ हाईली पॉल्यूटेड तो डीओ की वैल्यू, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। 4 mg पर लीटर से अगर कम है तो मतलब कि हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है दैट इज़ नोन एज ब्लैक फुट डिजीज़। ये ब्लैक फुट डिजीज़ होती है अगर पानी में आर्सेनिक ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उस पानी को हम कंज्यूम करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड 5 to 20 ईयर्स, तो इससे होती है ब्लैक फुट डिजीज़। इस ब्लैक फुट डिजीज़ में होता क्या है, ये एक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है जो ब्लड वेसल ऑफ लोअर लिम्ब को, लोअर लिम्ब की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है, जिससे गैंग्रीन जैसा पैर में हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है। और ज़्यादा क्या प्रेजेंट होने से, आर्सेनिक प्रेजेंट होने से, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक फुट डिजीज़। और इसको ऑब्ज़र्व किया गया है ताइवान में, इस डिज़ीज़ को। ठीक है, इसके अलावा हम नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। नॉइज़ पोल्यूशन में, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, अनडिज़ायर्ड हायर लेवल ऑफ साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टर्म है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब कि अगर एल्गी का प्रोडक्शन एकदम से ग्रोथ उसकी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगे किसी पॉन्ड में, उसी को क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। अगर ये होता कैसे है, अगर बहुत सारा वेस्ट किसी इंडस्ट्री से पॉन्ड्स में आने लगता है, पॉन्ड्स में बहुत सारा, पॉन्ड्स में इंडस्ट्रीज़ का बहुत सारा वेस्ट आ रहा है और इस वेस्ट में अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस N और P बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ये एल्गी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। ये इतने ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं कि पॉन्ड्स को पूरा ऊपर से कवर कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। इसमें बहुत तरह के पॉन्ड्स आपने ऐसे देखे होंगे जो ऊपर से लगता है ग्रीन कारपेट बिछी हुई है। ये ग्रीन कारपेट किसकी है, ये ग्रीन कारपेट एल्गी की है, फाइटो जो कि फ्री फ्लोटिंग एल्गीज हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। जब ये एल्गल ब्लूम कवर हो जाएगा पूरा पॉन्ड तो क्या होगा, ऊपर से कवर हो गया तो नीचे लाइट, सनलाइट बहुत अंदर तक नहीं जाएगी, सनलाइट बहुत अंदर तक नहीं जाएगी। इसके अलावा ये एल्गीज एरोबिक हैं तो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगी, वाटर के ऑक्सीजन को, जिससे कि वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और
जब ये रेस्पायर करेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जब ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, सनलाइट नहीं है, तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में प्रेजेंट थे, जो मछलियाँ प्रेजेंट थी या जो प्लांट्स प्रेजेंट थे अंदर, वो क्या होंगे, वो धीमे धीमे डेड होने लगेंगे। जब ये धीमे धीमे डेड होने लगेंगे, ऑक्सीजन कम होने लगेगी, तो BOD की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लू। ये फर्स्ट फिगर जो दिखाया गया है, ये क्या है, एल्गल ब्लूम का है। दूसरा एक है दैट इज़ वाटर हाइसिंथ। इसके बारे में लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया है। वाटर हाइसिंथ दैट इज़ आइकॉर्निया क्रेसिपेस। आइकॉर्निया क्रेसिपेस को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट था, इसके फूल इतने खूबसूरत थे, पर्पल कलर के फूल थे कि इनको इसके वजह से इनको अमेरिका से ले आया गया इंडिया में। लेकिन जब इसको पहले वेस्ट बंगाल में लाए, जब इसको पॉन्ड में लगाया गया तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि पूरे पॉन्ड को कवर कर लेते हैं। और इसकी जब सफाई की जाती है, इनको काट के निकाला जाता है, तो जहाँ से इनको काटा जाता है वहाँ से ये और ज़्यादा प्रोपागेट करने लगते हैं। तो ये प्रोपागेशन इतना बढ़ जाता है कि ये सीवेज में, पाइपलाइंस में अंदर तक ये ग्रो करने लगते हैं और इनको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक डिजीज़ है दैट इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये होता है नाइट्रेट की अधिकता से। और हमारा ब्लैक फुट डिजीज़ किससे होता था, ब्लैक फुट डिजीज़ हुआ था हमारा आर्सेनिक की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता से। अगर वाटर में नाइट्रेट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा ना, बेबीज़ में अगर वाटर में नाइट्रेट ज़्यादा है, इस तरह के वाटर को ये कंज्यूम करते हैं, तो ये नाइट्रेट बॉडी में जा कर के नाइट्राइट में बदल जाता है और ये नाइट्राइट हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, जिससे क्या बनता है, मिथैमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो ये कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज़ में, सेल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और पूरा शरीर लगभग नीला हो जाता है। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है ना, और जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन का कलर ब्लू होता है। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी होने लगी बॉडी में, तो बॉडी का कलर धीमे धीमे नीला होते जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, और एक आध बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटामिनेशन क्या है, ये है इकोलाई। इकोलाई जो है वो वाटर में अगर फीकल मैटर प्रेजेंट होता है तो ये ग्रो करते हैं। इकोलाई जो कि ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, वो ग्रो करता है। तो अगर इकोलाई के कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वाटर में फीकल कंटामिनेशन कितना प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे पेस्टिसाइड्स हैं और भी जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और धीमे धीमे ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में पहुंचने लगते हैं अलॉन्ग विद देयर फूड के साथ साथ ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ये टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो न तो बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और न ही एक्सक्रीट हो पाते हैं। ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे एनिमल्स में ये एडिपोज टिश्यू में एक्यूमुलेट होते हैं, और जब कोई जैसे छोटी मछली है उसको कोई बड़ी मछली खाएगी तो वो उसके बॉडी में से बड़ी मछली की बॉडी में चला गया, वहाँ पर भी वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वहाँ पर भी वो एक्सक्रीट नहीं होगा और फिर वो नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट लेवल में पास होते जाते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और इस तरह से इनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ते जाता है।
जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मरकरी और डीडीटी। मरकरी और डीडीटी बेस्ट एग्जाम्पल है। डीडीटी बहुत सी एग्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैसे? जब ये डीडीटी स्प्रे हुआ, कुछ कीड़ों ने उनको खाया, इन कीड़ों को डीडीटी मच्छरों के लिए इराडिकेट करने के लिए फॉगिंग की गई उसकी, और जब इस डीडीटी को कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया या पत्तियों के ऊपर पड़ गए, पत्तियों से ये इंसेक्ट्स में चले गए, इंसेक्ट से ये चिड़ियों में चले गए। जब ये चिड़ियों में गए तो यहाँ पर उसने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दिया। और बर्ड्स में आपको पता है कैल्शियम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है एग शेल बनाने में। तो जब कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो एग शेल जो बनती है चिड़ियों में, एग्स की जो बाहर की कवरिंग, वो बहुत थिन होने लगी। जब ये थिन होने लगी तो एग्स अपने आप फूट जाते थे, और इसकी वजह से ही मॉरिशस में कहा जाता है कि डोडो बर्ड्स जो हैं इस डीडीटी के यूज़ के वजह से ही एक्सटेंट हो गई। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। वाटर में अगर डीडीटी का लेवल 0.003 ppm है तो जू प्लैंक्टन जो इसके ऊपर फीड करते हैं उनमें डीडीटी का लेवल हो गया 0.04 ppm, स्मॉल फिशेस में 0.5 ppm, लार्ज फिशेस में 2 ppm और फिश ईटिंग बर्ड्स में 5 ppm। तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता जा रहा है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? बायोमैग्निफिकेशन। और ये किस टाइप के सब्सटेंसेज हैं? वो टॉक्सिक सब्सटेंसेज विच आर नॉट मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। ठीक, नेक्स्ट टर्म इज यूट्रोफिकेशन। ये हमने पढ़ा भी। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की वजह से जो लेक की एजिंग होती है, मेनली जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट अगर आ गए कहीं से फर्टिलाइजर्स की वजह से या कहीं इंडस्ट्रीज से आ गए तो उसमें इसका कंटेंट बढ़ने लगता है। इसी को क्या कहेंगे? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की वजह से ही एल्गल ब्लूम होता है। नेक्स्ट इज थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन मतलब अगर वाटर बॉडीज़ में टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? थर्मल पॉल्यूशन। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? जो उसमें ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वाटर बॉडीज़ में उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उनके बॉडी की सारा ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ये ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाएंगे। तो ये भी पॉल्यूशन है एक टाइप का, जिसे हम कह रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट्स को वर्क करने के लिए कोयले को, फ्यूल को गर्म किया जाता है। ये गर्म करते हैं तो पानी को चेंज करते हैं, किसमें? वेपर में चेंज करते हैं। जब वेपर में चेंज होता है तो इस वेपर से ही टरबाइन को चलाया जाता है। जब टरबाइन को चला देते हैं उसके बाद ये वर्क करना शुरू होता है। फिर ये भाप जो स्टीम बन के गया ऊपर, ये फिर से कंडेंस होगा और पानी में जाएगा। जब ये कंडेंस होकर पानी में जाएगा तो जब कंडेंस होगा तो ये इसका टेम्परेचर कैसा होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर बॉडीज़ में जब इसको डंप करेंगे तो वहाँ पर भी टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से थर्मल पॉल्यूशन होगा। ओके, ठीक है। चलिए, इको सैनिटाइजेशन। इको सैनिटाइजेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। अगर इस वाटर के यूज़ को कम कर दिया जाए तो काफ़ी वाटर हम बचा सकते हैं। इसी के लिए ये टेक्निक यूज़ है, दैट इज़ नोन एज इको सैनिटेशन। इको सैनिटेशन या इको सैंड टॉयलेट्स भी कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है? इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को यूज़ करते हैं टू मेक ड्राई कंपोजिट मैटर और उसको फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है।
और ये तकनीक जो है ये प्रैक्टिकल, हाइजीनिक एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। और इस तरह के टॉयलेट्स जिनको इकोसान टॉयलेट्स भी कहते हैं, ये बहुत से एरियाज़ में केरला और श्रीलंका में बनाए गए हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ केस स्टडी। वन केस स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आर्कटा टाउन कैलिफोर्निया में, यहाँ पे सीवेज वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने और हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ने मिल करके एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया। नेचुरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, मतलब उसमें हम प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया गया कि सीवेज वाटर को कैसे साफ़ किया जाए। जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जैसे कि हम सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिफिकेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, तो इसमें बहुत सी डिज़ोल्व्ड मेटल्स जो होते हैं, जो डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो रह जाती हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इस हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के लोगों ने और आर्कटा टाउन के लोगों ने मिल करके एक सोसाइटी बनाई। और इस सोसाइटी के लोगों ने 60 हेक्टेयर एरिया में एक 60 हेक्टेयर एरिया के जो मार्श एरिया था, दलदली जगह थी, उसको 6 भागों में बांट दिया। और इन 6 भागों में उन्होंने डिफरेंट, बहुत अलग अलग तरह से, जैसे एक भाग में उन्होंने प्लांट्स लगा दिए, एक में फंगस लगा दिए, एक में एल्गी लगा दिया, बैक्टीरिया लगा दिया, तो सब में अलग अलग ऑर्गेनिज्म डाल दिए। और इसके अकॉर्डिंग डाले कि ये एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रलाइजेशन, एसिमिलेशन, ये प्रोसेस करते जाएं नेक्स्ट चैनल्स के थ्रू, और ये टॉक्सिन्स को रिमूव करते जाएं। फर्दर जो ये मार्शेस थे जहाँ पर ये प्लांट फंजाई ग्रो कराया गया था, उसने वो एक छोटी सेंचुरी भी बन गई, जिसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, जिसमें बहुत सारी फिशेस आ गई, बहुत सारे बर्ड्स आ गए, बहुत सारे एनिमल्स आ गए। तो ये ऑटो जनरेटेड एक सिस्टम बन गया कि यहाँ से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और फर्दर बायोडाइवर्सिटी भी हमारी बढ़ गई। और इस प्रोजेक्ट को अब जो केयर करता है और प्रोटेक्ट करता है जो ग्रुप, उसको नाम दिया गया फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। तो ये थी केस स्टडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट इज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, अगर हम सॉइल में कोई अल्टरेशन हो, उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए या उसे कुछ फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए जिससे उसकी क्वालिटी में और प्रोडक्शन में कमी आ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे होगा, जब उसमें एडिशन हो जाए पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और सारे कुछ मेटल्स का, तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्या होगा, अगर उसकी कुछ मिनरल्स रिमूव हो जाए फ्रॉम द टॉप सॉइल, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। या सॉइल पोल्यूशन इस वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई कल्टीवेशन की ज़मीन है और वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया, वहाँ पे आपने घर बना लिया, वहाँ पे फैक्ट्री बना ली, रोड बना लिए, तो ये भी क्या हो गई, आप सॉइल का मिसयूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो सॉइल पोल्यूशन। तो कुछ कॉजेज़ जो मेंशन है इसमें देखिए, पहला माइक्रो प्लास्टिक्स। अगर प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स, माइक्रो प्लास्टिक क्या है, अगर 5 मिलीमीटर से कम साइज़ के प्लास्टिक फ्रैगमेंट सॉइल में प्रेजेंट हैं, ऑयल स्पिल्स माइनिंग के वजह से, या अंडरग्राउंड टैंक्स में कोरोजन हो गया, एसिड रेन के वजह से, बहुत ज़्यादा फार्मिंग से मिनरल्स की कमी हो जाएगी, एडिशन ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, वीजिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रोड के डिब्रीज, रोड बनाते हैं तो उनके जो कंकड़ पत्थर टुकड़े होते हैं वो इधर उधर फेंक दिए जाते हैं सॉइल में। एम्यूनिशंस क्या होते हैं, जो वेपन्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वेपन्स का कुछ ड्रॉप मटेरियल जो होता है, जैसे गोली चलाते हैं उसके पीछे का जो पार्ट होता है जो नीचे गिर जाता है सॉइल में, तो ये जितने भी वेपन्स होते हैं कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है, कुछ मटेरियल होता है, वो ड्रॉप होता है इन द सॉइल, दैट इज़ नोन एज एम्यूनिशंस। न्यूक्लियर वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लैंडफिल, कूड़ा करकट इकट्ठा करते जाते हैं, दैट इज़ लैंडफिल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कंप्यूटर के पार्ट्स का वेस्ट जो होता है, या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेस्ट, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये सारे कॉजेज़ हैं पोल्यूशन के। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरह से म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इन सबको कैसे मैनेज करें, इनको किस तरह से छांटा जाता है, किस तरह से इनकी डंपिंग की जाती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल स्टार्ट द टॉपिक अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।